Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is about question number 66 of ICAP question bank. It's a question about an association of person. इस association of person के दो partners हैं A and B and they are sharing their profits in 60-40 ratio. सवाल की जो requirement है उसको एक दफ़ा देख लें कि सवाल require आपसे क्या कर रहा है. Number 1 taxable income of AOP. Number 2 share of profit of each partner, and number 3 tax payable by Mr. A. So there are three requirements of this question. हम इसको पहले जरा यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि एक तो हमने वर्कआउट करना है टैक्सेबल इनकम ऑफ AOP, शेयर ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट करना है दोनों पार्टनर्स का, A का भी और B का भी, एंड थर्ड वन इज टैक्स payable by Mr. A. So broadly there are three requirements जो इस क्वेश्चन में पूरी करनी. तो जब भी AOP और पार्टनर्स का क्वेश्चन हो तो हमें पहले AOP का टैक्सेशन फाइनल करना है ताकि वो शेयर फाइंड आउट किया जा सके जो रेट पर्पसेस के लिए पार्टनर की इनकम में ऐड किया जाता है. सो यू स्टार्ट विद द डेटा गिवन फॉर AOP. इसमें सब जो हमारा क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के फिगर से करेंगे. तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, दिस इज 269,000 और ये वो फिगर होगा जो अकाउंटिंग का फिगर है जिससे हम अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे. सो वी विल राइट द बिजनेस इनकम 269,000 और अब हम इसको देखते जाते हैं. इसमें जो जो एडजस्टमेंट की जरूरत है टैक्स लॉ के रूल से जो चीज टकरा रही है हम उसको करेक्ट करते जाएंगे. सेल्स सबसे पहला इंफॉर्मेशन है विदाउट टैक्स डिडक्शन. विदाउट टैक्स डिडक्शन से मुराद ये है कि अगर आपने सेल्स किए लेट्स से 100 के, सो योर सेल्स आर 100 और कैश पे अगर आपने सेल किया है तो इसका ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड किया जाता है वो ये कि कैश को डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट कर देते हैं 100 से. लेकिन अगर जो पेमेंट करने वाला है वो आपसे वो विदहोल्डिंग एजेंट है और आपसे टैक्स विदहोल्ड करता है लेट्स से 10% के हिसाब से, तो आपको जो वो कैश अदा करेगा वो 100 नहीं होगा बल्कि 90 होगा. लेकिन सेल्स जो आप लिखेंगे वो 100 से ही लिखेंगे और 10 को एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे जो कि एडजस्ट होगा जब आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी वर्कआउट करेंगे उसके अगेंस्ट. सो सेल्स जो है वो विदाउट टैक्स डिडक्शन ही रिकॉर्ड की जाती हैं. टैक्स लॉ भी इसी चीज को मानता है. तो इसलिए जो सेल्स से मुतालिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है विदाउट टैक्स डिडक्शन, इसको मुझे एज इट इज ही लिखना है और यानी कि इस इंफॉर्मेशन की वजह से मुझे अपने प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स और इसमें कुछ आइटम्स दिए हुए. नंबर 1 इज परचेजेस और अपेरेंटली यहाँ जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसमें कोई वायलेशन नहीं है. सो नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड. सैलरी टू प्रोडक्शन मैनेजर, अगेन इसमें भी कोई ऐसी वायलेशन वाली बात नहीं लिखी हुई. डेप्रिसिएशन जो अकाउंटिंग की होती है उसको टैक्स लॉ एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए ये जो 1,80,000 रुपए की डेप्रिसिएशन है इसको हम टैक्स की कैलकुलेशन बनाते वक्त जो इनकम की कैलकुलेशन हमने टैक्स पर्पसेस के लिए बनानी है उसमें हम इस 1,80,000 को डेप्रिसिएशन को इस इनकम में वापस जमा कर देते हैं क्योंकि ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो टैक्स कैलकुलेशन के लिए काबिल कबूल नहीं है. अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इसमें भी यहाँ कोई एज सच कोई वायलेशन नहीं बताई हुई इसलिए इसकी कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं. ग्रॉस प्रॉफिट वर्कआउट किया जी. उसके बाद सैलरी टू पार्टनर ए. नाउ जो पार्टनर को जो सैलरी दी जा रही है वो जो बिजनेस का हेड ऑफ इनकम है उसमें एक सेक्शन 21 है जिसमें डिडक्शन नॉट अलाउड की डिटेल है एंड इट वेरी क्लियरली सेज कि आपने कोई प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज, कमीशन, सैलरी, रेमुनरेशन पे किया है किसी भी AOP ने अपने मेंबर्स को तो वो डिडक्शन अलाउड नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स. तो इसलिए ये जो 80,000 रुपए की आपने सैलरी पे की और जो कमीशन पे किया टू पार्टनर बी 80,000 और 10,000 रुपए, ये एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत नहीं होगी. तो इसलिए हम इन अमाउंट्स को ऐड बैक कर देंगे अपने प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स कैलकुलेशन. रेंट ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस टू पार्टनर ए. नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको ये समझना है कि यहाँ पे अब जो अगली इंफॉर्मेशन वो दे रहा है वो ये दे रहा है कि एक बिजनेस एक प्रेमिसेस है
जिसका के ऑनर जो है वो मिस्टर ए है, और ये प्रेमिसेस एक बिजनेस के लिए यूज हो रही है। बिजनेस का फॉर्मेट जो है वो एओपी है, पार्टनरशिप है, और पार्टनरशिप बिजनेस इस को चूंकि यूज कर रहा है तो इसका रेंट पे कर रहा है मिस्टर ए को। नाउ ये पार्टनर होने की वजह से इस एक्सपेंस की एडमिजिबिलिटी के ऊपर फर्क नहीं आएगा, ये बिल्कुल एक बिजनेस का एक्सपेंस है क्योंकि बिजनेस को इस प्रेमिसेस की जरूरत है। तो इसलिए ये जो रेंट अदा किया जा रहा है, ये कोई जो आइटम्स मना किए गए हैं, प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज कमीशन, सैलरी, रेम्यूनरेशन, इनमें से कोई भी अमाउंट, इनमें से कोई भी कैटेगरी नहीं बनती। तो इसलिए ये जो रेंट का जो अमाउंट है, ये इट विल बी अलाउड एज एक्सपेंस, और 2,40,000 रुपए की मुझे कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है सवाल की कैलकुलेशन बनाते हुए। और रेंट ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस बिल्कुल अलाउएबल एक्सपेंस कंसिडर किया जाएगा। तो इसकी हम कोई भी एडजस्टमेंट बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन ओन्ड एसेट्स, अगेन ये दोनों डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक बनी हुई है और टैक्स लॉ इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये 20,000 और ये जो 15,000 है, ये दोनों डेप्रिसिएशन हम प्रॉफिट में वापस जमा कर देते हैं। टैक्स पर्पसेस के लिए डेप्रिसिएशन के जो अलहदा से रूल्स हैं उसके मुताबिक हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और उसको माइनस करेंगे। फाइनेंशियल चार्जेस ऑन लीज्ड एसेट्स 2,500। लीज एसेट्स का सिनेरियो इस तरह होता है जी कि जो लेजी है, लेजी उसके बिजनेस में एसेट इस्तेमाल तो होता है लेकिन इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है? लेजर की बुक्स में। ये टैक्स लॉ की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए डेप्रिसिएशन भी टैक्स पर्पसेस के लिए इसी की बुक्स में आती है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी नहीं लिखी जाती। हाँ अलबत्ता यहाँ पे जो लीज रेंटल है, लीज रेंटल वो पूरे का पूरा एक्सपेंस के तौर पे अलाउड है। ठीक है जी। तो ये चीजें सारी की सारी कहाँ पे मेंशन्ड है, ये एक दफा हम देख लेते हैं। कि सबसे पहली चीज तो ये कि आपने जो लीजिंग बिजनेस है, ये इसके बारे में बताया हुआ है कि लीजिंग कंपनी, ये जो भी कंपनी जो लीजिंग का काम कर रही हैं, इनिशियल अलाउंस, फर्स्ट ईयर अलाउंस, एक्सेसरी टैक्स डेप्रिसिएशन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन इज अलाउड एज डिडक्शन ओनली अगेंस्ट लीज रेंटल इनकम, और एसेट शैल बी ट्रीटेड एज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेजर। ठीक है जी। सो इससे क्या हमें पता चला? इससे हमें ये पता चला कि एसेट तो यहाँ है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी यहीं पे होगा। लेजी की बुक्स में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं होगा। और साथ में जो हमारे पास जो सेक्शन है 28, इसमें लीज रेंटल्स जो है वो लिखा हुआ है क्लियरली कि फॉलोइंग शैल बी अलाउड एज एक्सपेंस, और उसमें लीज रेंटल लीज रेंटल यानी प्रिंसिपल प्लस मार्कअप, ये पूरी की पूरी अमाउंट एक्सपेंस के तौर पे अलाउड है। तो लीज रेंटल जिसमें के प्रिंसिपल भी शामिल होता है और इंटरेस्ट भी शामिल होता है, ये एक्सपेंस के तौर पे अलाउड है। ठीक है। अब इसका मतलब ये कि अगर टैक्स पर्पसेस के लिए ये लीज रेंटल एक्सपेंस के तौर पे अलाउड है, तो अकाउंटिंग में जब आप फाइनेंशियल चार्जेस को एक्सपेंस लिखेंगे तो टैक्स लॉ इसको एक्सपेंस नहीं मानेगा क्योंकि वो पूरे लीज रेंटल को एक्सपेंस मानता है। इसलिए आपको ये जो लीज का जो सिनेरियो दिया हुआ है, इसमें जो फाइनेंशियल चार्जेस ऑन लीज एसेट्स हैं 2,500 के, ये हमें एक्सपेंस बनाने की इजाजत नहीं है। इसलिए इस 2,500 को वापस जमा कर देना चाहिए है लीज के फाइनेंशियल चार्जेस 2,500। इसी तरह सवाल के अंदर ये इंफॉर्मेशन भी दी हुई है कि लीज रेंटल आपने कितना पे किया। सो ये पॉइंट बी में लिखा हुआ है कि लीज रेंटल्स फॉर द ईयर इज 18,000। ये टैक्स पर्पसेस के लिए एक्सपेंस बनेगा। तो हम ये जो लीज का जो रेंटल है इसको एक्सपेंस बना लेंगे। लीज के फाइनेंशियल चार्जेस को एक्सपेंस जो बनाया था अकाउंटिंग में, उसको रिवर्स करने के बाद। सो ये हमने फाइनेंशियल चार्जेस को रिवर्स किया और लीज रेंटल को एक्सपेंस बना दिया। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, इसके बारे में कोई वायलेशन नहीं दी हुई सवाल में, तो ओके है एक्सपेंस, इसकी कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स की जो प्रोविजन है उसको टैक्स लॉ एक्सपेंस नहीं मानता, इसलिए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10,000 रुपए ये वापस प्रॉफिट में जमा कर दें, ये एक्सपेंस टैक्स लॉ को एक्सेप्टेबल नहीं है। टैक्स लॉ को एक्सेप्टेबल क्या है? टैक्स लॉ को बैड डेट्स के केस में एक्सेप्टेबल सिर्फ ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ बैड डेट्स को उस वक्त एक्सपेंस बना सकते हैं कि जब वो पहले इनकम में ऐड हुआ हो, यानी कोई ऐसा रिसीवेबल हो
जो जब क्रिएट किया गया हो तो उस वक्त इनकम भी बड़ी हो, तब वो रिसीवेबल जब आप अपनी बुक्स में राइट ऑफ कर देंगे, अमाउंट इज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स इन अकाउंट्स, तब वो एक्सपेंस बन सकता है। नाउ यहाँ पे चूंकि ये प्रोविजन है, प्रोविजन तो 10,000 ये बिल्कुल एक्सपेंस टैक्स लॉ नहीं मानता। जब ये राइट ऑफ होंगे डेटर्स तब ये एक्सपेंस बनेंगे। एक्सपेंस ऑन साइंटिफिक रिसर्च, इसमें भी कोई एज सच वायलेशन सवाल में नहीं बताई हुई। अदर एक्सपेंसेस, अभी तक जितना हमने सवाल पढ़ा उसमें कोई वायलेशन नजर नहीं आ रही। एडिशनल इंफॉर्मेशन, सैलरी टू प्रोडक्शन मैनेजर, ये किस बात की एक्सप्लेनेशन है? ये जो ऊपर सैलरी टू प्रोडक्शन मैनेजर दी हुई थी 1,20,000, इसी को यहाँ पे नीचे उसका ब्रेकअप बताया हुआ है 1,20,000 का। ना इसमें उसकी सैलरी का ब्रेकअप दिया हुआ है, बेसिक सैलरी, बोनस, हाउस रेंट, ओवर टाइम, यूटिलिटी। इसमें भी टैक्स लॉ की कोई वायलेशन दिखाई नहीं दे रही, तो इसलिए हमें इस प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, इससे हम अपने इस प्रॉफिट की फिगर को कोई अमेंड करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक एक्सपेंस है। लीज रेंटल जो है इसको हम एक्सपेंस बना चुके हैं ऑलरेडी, हमने ये जहाँ पे इसको लिख लिया था कि ये लीज रेंटल जो है हमारा एक्सपेंस है। इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स डेप्रिसिएशन पर्पसेस इज, सो यहाँ पे आपको 3 कैटेगरीज दी गई हैं एसेट्स की, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स और फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, और इनकी ओपनिंग रिटर्न ऑन वैल्यू बताई हुई है आपको। इनमें से कुछ एसेट्स डिस्पोज ऑफ हुए हैं और कुछ एसेट नए खरीदे गए हैं। सो सेल प्रोसीड भी बताई हुई है, परचेज भी बताई हुई है, रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ डिस्पोजल भी बताया हुआ है। नाउ हम इसमें करेंगे ये सबसे पहले कि ये जो आपके एसेट्स की ओपनिंग रिटर्न ऑन वैल्यू है, इसमें डेप्रिसिएशन का कानून ये है कि आपने ईयर ऑफ डिस्पोजल में, डेप्रिसिएशन का अगर हम कानून देखें तो ईयर ऑफ डिस्पोजल में नो डेप्रिसिएशन ऑन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। हाँ, अगर एसेट एक्वायर ही 1 जुलाई 2020 के बाद हुआ हो तो फिर उस पे 50% से डेप्रिसिएशन बनाई जाती है। लेकिन इस सवाल में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई जिसमें ये बताया गया हो कि ये एसेट 2020 के बाद एक्वायर हुआ है, तो इसलिए 50% से डेप्रिसिएशन हम नहीं बनाएंगे उन एसेट्स के ऊपर जो डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं। सो ये जो 80,000 और 10,000 डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं, इन पे डेप्रिसिएशन नहीं बनानी, इसलिए मैं अपने इन 2,50,000 और 80,000 में से डिस्पोज्ड एसेट्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ डेप्रिसिएशन बनाने के लिए। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन की एक वर्किंग हमें बनानी पड़ेगी। सो उस वर्किंग पे चले जाते हैं ज़रा। सो सबसे पहले हम ये जो प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल और फर्नीचर है, इनकी हमने ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू, ये हमें गिवन थी सवाल में, हमने एज इट इज़ लिखी। उसके बाद जो डिस्पोज हमने कर दिए एसेट्स, उनकी वैल्यूज माइनस कर दी, और ये वो वैल्यू बच गई हमारे पास जिसके ऊपर अब हम नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका रेट आपको एग्जाम में गिवन होता है 15% से। अब आपने इन वैल्यूज के ऊपर ये जो 1,70,000, 4,00,000 और 70,000, इनके ऊपर 15% से डेप्रिसिएशन बना लेनी है। सो ये जो आपने डेप्रिसिएशन बनाई 96,000 की, ये ओल्ड एसेट्स जो आपके पास बच गए हैं, जो बेचे थे वो तो आपने वैल्यू माइनस कर दी। जो बेचे थे एसेट्स यानी प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, उसके ऊपर हमें गेन और लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो हम एक अलग वर्किंग में जाके कैलकुलेट करेंगे। सो ये अब उसके बाद जो नए एसेट्स आपने खरीदे हैं, जो नए एसेट्स खरीदे हैं उसकी कैलकुलेशन, ये जो परचेजेस हैं यानी 40,000 रुपए का प्लांट एंड मशीनरी, 13 लाख रुपए की कार और 7,000 रुपए का फर्नीचर एंड फिक्सचर। इसमें परचेज प्लांट एंड मशीनरी इज एलिजिबल फॉर इनिशियल अलाउंस, तो इन्होंने खुद ही बता दिया कि ये प्लांट एंड मशीनरी जो है एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट है। एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट्स जो होते हैं, इनके ऊपर एक एडिशनल डेप्रिसिएशन जिसका नाम इनिशियल अलाउंस होता है, वो माइनस करने की इजाजत होती है। सो फर्नीचर एंड फिटिंग्स जो है वो एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट की डेफिनेशन से निकाल दिए गए हैं, तो इसलिए इनिशियल अलाउंस फर्नीचर के ऊपर तो हमने कैलकुलेट नहीं करना, प्लांट एंड मशीनरी पे करना है क्योंकि सवाल का इंफॉर्मेशन खुद से आपको बता रहा है। व्हीकल के केस में अब क्वेश्चन साइलेंट है कि क्या ये रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर है या नहीं है, तो इसलिए हम इसमें अपना एजम्पशन बता सकते हैं एग्जामिनर को कि जी हमने क्या एज्यूम किया है। कंसिडरिंग द फैक्ट, क्योंकि एग्जामिनर खुद से बता रहा है सवाल में कि कौन सा एसेट एलिजिबल है, तो हम यही कंसिडर करेंगे कि ये एलिजिबल नहीं है। सो अब ये जो नए एसेट्स हैं इनके ऊपर इनको हम लिख लेते हैं। सो नए एसेट्स कौन कौन से हैं जी? एक 40,000 का प्लांट एंड मशीनरी, 13 लाख रुपए की कार और 7,000 रुपए का फर्नीचर।
इनमें से एलिजिबल डेप्सिबल एसेट सिर्फ एक ही है जिसके ऊपर मैं इनिशियल अलाउंस 25% से कैलकुलेट करूंगा, जो कि मुझे रेट गिवन होता है एग्जाम में, बाकी दोनों के ऊपर नहीं करेंगे। और ये जो अब वैल्यू बनेगी, ये इनिशियल अलाउंस माइनस करने के बाद इसके ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन अप्लाई की जाएगी, जिसका कि रेट 15% है। लेकिन ये जो 15% है इसके इसके साथ हमें ये भी याद रखना है, चूंकि ये एसेट टैक्स ईयर 2022 में एक्वायर हो रहा है, तो इसका मतलब ये इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है कि एसेट यूज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2020। तो इसके ऊपर 50% वाला रूल भी अप्लाई किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैंने फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक फिगर अगर मैं ले लूं, जैसे ये 30,000 है, तो इस 30,000 के ऊपर मैंने 15% भी मल्टीप्लाई करना है और फिर 50% भी मल्टीप्लाई करना है, तब मेरे पास ये वाला जो फिगर है ये बन जाएगा। इसी तरह इसके केस में भी 15% और 50% और 15% और 50%, तो हमारे पास ये डेप्रिसिएशन बन गई ये इनिशियल अलाउंस बन गया और ये ओल्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन बन गई। इन तीनों फिगर्स को हम जमा कर लेते हैं तो हमारे पास टैक्स पर्पसेस के लिए जो डेप्रिसिएशन है वो वर्कआउट हो जाती है 206,275। इस 206,275 को अब हम बड़े आराम से अपना एक्सपेंस बना लेते हैं, क्योंकि ये टैक्स लॉज के मुताबिक हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है। अब चूंकि ये एसेट जो डिस्पोज ऑफ हुए हैं, इनके ऊपर कोई गेन लॉस भी वर्कआउट करना होगा, तो वो कंसिडरेशन पहले हम सवाल में से तलाश कर लेते हैं कि कितनी बताई हुई है। सो कंसिडरेशन हमें बताई हुई है जी, ये सेल प्रोसीड्स देखें, प्लांट और मशीनरी की 90,000 और 7500 है फर्नीचर की। सो ये 90,000 और ये 7500 फर्नीचर। रिटर्न डाउन वैल्यूज ये हमें सवाल में दी हुई थी, ये 80,000 और ये 10,000। सो ये 80,000 और ये 10,000 मैं माइनस कर देता हूँ, एक जगह गेन है एक जगह लॉस, नेट होके 7500 गेन जो टैक्स लॉस के मुताबिक गेन और लॉस बन रहा है वो हमने वर्कआउट कर लिया। सो ये जो टैक्स लॉस के मुताबिक गेन और लॉस वर्कआउट हुआ है, इसको हम टैक्स गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ये हम यहाँ पे लिख देंगे। हाँ, अगर अकाउंटिंग का कोई लॉस या गेन है उसको रिवर्स करना होगा, जो कि आपको अदर एक्सपेंसेस की यहाँ डिटेल बताई गई है, जिसकी टोटल वैल्यू 30,000 बनती है। और ये जो 30,000 की वैल्यू है, ये अगर आप ऊपर सवाल पे चले जाओ तो ये अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखे हैं 30,000। ठीक है, सो इसका ब्रेकअप आपको एक्चुअली यहाँ पे बताया हुआ है। सो ये जो 30,000 है इसका ब्रेकअप ये है, और इसमें लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो लॉस 13,000 बना था, इस एक्सपेंस को मुझे रिवर्स करने की जरूरत है। तो इस एक्सपेंस को हम रिवर्स कर देते हैं, यानी अगर ये लॉस था तो एक्सपेंस बना होगा, हम इसको रिवर्स करेंगे और दोबारा प्रॉफिट में जमा कर देंगे। सो ये अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल हमने क्लियर कर दिया। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसमें कोई वायलेशन दिखाई नहीं देती, सो इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लोन यूटिलाइज फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए कोई लोन लिया है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल बिजनेस का एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस में कोई एतराज नहीं है किसी को, टैक्स लॉ को। रेजिडेंशियल टेलीफोन बिल्स ऑफ पार्टनर ए, ये अब बिजनेस का खर्चा नहीं है। पार्टनर ए का रेजिडेंशियल बिल जो है वो किस कैटेगरी में फॉल कर जाता है, वो अगेन डिडक्शंस नॉट अलाउड में लिखा हुआ था ना एक वर्ड, रेम्यूनरेशन पेड बाय एओपी टू इट्स मेंबर्स। तो ये एक सॉर्ट ऑफ रेम्यूनरेशन ही है कि आपने अपने पार्टनर के, बिजनेस का जो पार्टनर है उसके टेलीफोन बिल्स घर के अदा कर दिए। तो ये 5,000 रुपये बिल्कुल एक्सपेंस के तौर पे आप माइनस नहीं कर सकते, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, वापस प्रॉफिट में जमा कर देंगे। आखिरी आइटम दिया हुआ है जी, बैड डेट्स रिकवर्ड। ये चूंकि एक्सपेंसेस की डिटेल है और इसमें एक नेगेटिव फिगर का मतलब ये है कि बैड डेट्स रिकवरी यानी कि रिसीट, यानी कि इसको इनकम बनाया गया है अकाउंटिंग के अंदर, क्योंकि ये एक्सपेंसेस के अंदर एक नेगेटिव फिगर है, एक्सपेंस में नेगेटिव फिगर का मतलब इनकम है। सो 33,000 रुपये बैड डेट्स रिकवर्ड है। तो पहली चीज तो बैड डेट्स रिकवर्ड के लिए टैक्स लॉ ने अलग से कानून बताया हुआ है, हम वो देखेंगे। हम इसको तो, इस इनकम को तो रिवर्स कर देते हैं। अगर इनकम को रिवर्स करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसको प्रॉफिट में से माइनस कर देना चाहिए। तो ये मैंने बैड डेट्स रिकवर्ड जो कि अकाउंटिंग के असूल के मुताबिक हमने इनकम में जमा की थी, उसको हमने इनकम से निकाल दिया। अब हम जरा बैड डेट्स का कानून पढ़ लेते हैं जो टैक्स लॉ ने बताया हुआ है कि बैड डेट्स जब सब्सिक्वेंटली रिकवर होते हैं, सब्सिक्वेंट रिकवरी जब होती है बैड डेट्स की,
तो आपने उसमें से माइनस करनी होती है एक अमाउंट, कौन सी अमाउंट? प्रीवियसली नॉट अलाउड एज एक्सपेंस। ठीक है। सो होल अमाउंट ऑफ जो प्रीवियसली नॉट अलाउड एज एक्सपेंस है वो आप माइनस करेंगे। जवाब अगर प्लस आ जाए तो इनकम बन जाएगा, अगर जवाब माइनस आ जाए तो एक्सपेंस बन जाएगा। अब हम देखते हैं सवाल में कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है, bad debts recovered were disallowed by tax department in previous year when it was claimed as bad debt expense। तो पिछले साल ये एक्सपेंस क्लेम करने की कोशिश की आपने, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट ने वो डिसअलाउ कर दिया। तो अब अगर मेरा जो बैड डेट रिकवर्ड है, रिकवर्ड अमाउंट अगर है मेरे पास 33,000, सो इसकी हमने वर्किंग बनाई भी है। सो वर्किंग 3 में इसकी डिटेल देख लेते हैं जाके। सो बैड डेट्स की रिकवर्ड अमाउंट जो है वो 33,000 है। प्रीवियसली डिसअलाउड भी 33,000 ही था, तो जब माइनस किया तो जवाब आया 0। तो इसलिए इस असूल को फॉलो करते हुए यहाँ पे हम 0 अमाउंट जो है वो एडजस्टमेंट में शो कर देंगे। Analysis of liabilities reveal that following amounts are outstanding for more than 3 years। इस इंफॉर्मेशन को डील करने के लिए आपको चाहिए कि आप पहले, हमने बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में बेसिस ऑफ टैक्सेशन जब पढ़ी थी, तो हमने अनपेड लाइबिलिटीज, ये जो ग्रे बॉक्स है, ये हमने डिस्कस किया था। और इसमें हमने क्या डिस्कस किया था? इसमें हमने डिस्कस ये किया था कि इफ डिडक्शन allowed in a tax year for an expense which is neither paid in same tax year nor paid in 3 subsequent tax years, then it will be included in taxable income 4th subsequent tax year। चौथे साल में आप उसको इनकम बना देंगे अगर वो पहले एक्सपेंस बना था और अक्रूवल बेसिस के ऊपर बना था। यानी ये उन एक्सपेंसेस की बात हो रही है, इधर थोड़ा सा इसका सेंस समझ लेते हैं, कि आपने अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूवल बेसिस फॉलो की और एक्सपेंस डेबिट किया और एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। सो लेट्स से ये टैक्स ईयर 1 में ऐसा हुआ, टैक्स ईयर 2, 3 और 4, 3 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर्स में आपने इसको पे ऑफ नहीं किया, यानी पे ऑफ करना था और कैश क्रेडिट करना था और लाइबिलिटी को डेबिट करना था, तो आपने 3 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर्स में नहीं किया। तो जो 4th सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर आएगा, टैक्स ईयर 1, तो वो है जिसमें आपने लाइबिलिटी क्रिएट की, और 3 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर्स में उसको आपने पे ऑफ नहीं किया। तो जो 4th सब्सिक्वेंट, ये सीरियल नंबर तो 5 बन रहा है लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर 4th बन रहा है, तो इसमें आप इसी एक्सपेंस को इनकम बना दोगे। ठीक है। अब हम देख लेते हैं सवाल में इंफॉर्मेशन क्या है, वो कौन सी लाइबिलिटीज हैं विच आर आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 इयर्स। मोर देन 3 इयर्स का मतलब ये कि अब अगर मैं इस साल में हूँ तो 3 साल से ज्यादा हो चुका है, यानी कि इससे पीछे की बात हो रही है। तो इसका मतलब अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो एक्सपेंस क्रिएट होने की वजह से बनी थी, तो उसको लाइबिलिटी को इनकम बनाना पड़ेगा। लाइबिलिटी अगेंस्ट परचेजेस, ट्रांजैक्शन बोलें क्या बनेगी? ट्रांजैक्शन बनेगी परचेज डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट। यस, लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी तो ये एक्सपेंस बना था एक, तो इस परचेज को अब मुझे इनकम, इस अमाउंट को इनकम बना देना चाहिए। दूसरा, बैंक लोन। बैंक लोन अगर मुझे मिला था तो मैंने ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड की थी? कैश डेबिट और लाइबिलिटी या लोन क्रेडिट। अब एक्सपेंस तो कोई नहीं बना, तो इसलिए इस लाइबिलिटी को रिवर्स करके इनकम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेंस नहीं बना था जब ये क्रिएट हुई थी लाइबिलिटी। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन अबव बैंक लोन। अब अगर आपने इंटरेस्ट अक्रूवल बेसिस पे, तो इंटरेस्ट डेबिट और एक लाइबिलिटी क्रेडिट, यस एक्सपेंस बना है, तो इसका मतलब इसको इनकम बनाना चाहिए अब मुझे, क्योंकि 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं और जब ये लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी तब एक एक्सपेंस बना था। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से जो आपको एडवांस मिलता है तो उसका ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड होता है? आपके पास कैश आता है और एक लाइबिलिटी या एडवांस की अमाउंट आप क्रेडिट करते हैं ना। यहाँ पे भी कोई एक्सपेंस डेबिट नहीं हो रहा, तो इसको इनकम बनाने की जरूरत नहीं है मुझे। सो दैट्स हाउ दिस इक्वेशन वर्क्स। तो अब इसका मतलब ये कि ये और ये परचेजेस और इंटरेस्ट, इसकी अमाउंट को मुझे अब इनकम बना लेना चाहिए, क्योंकि इनको 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। सो ये परचेजेस की अमाउंट है 80,000 और दूसरा इंटरेस्ट
ऑन बैंक लोन की अमाउंट है 40,000। इसको हम बड़ी खुशी से इनकम बना लेते हैं टैक्स लॉ के कंप्लायंस में। तो ये 80,000 परचेजेस का और मार्कअप ऑन लोन 40,000, ये हमने इसको इनकम बना लिया। और ये एक इसको जो हमने टोटल किया तो हमारे पास पहली फिगर आ गई 474725। सो 474725 ये अब हमने टैक्सेबल इनकम एओपी की वर्कआउट कर ली। अब हमने पार्टनर्स में शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो अ, वो कितनी है 474725, ये अमाउंट है जो एओपी के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होनी है। ए और बी पार्टनर्स हैं और ये 60 और 40 का शेयर रखते हैं। नाउ अब जब हमने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, बिफोर टैक्स प्रॉफिट्स को जो एओपी से आ रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका ये है कि पार्टनर्स ने जो जो अमाउंट पहले ले ली थी और वो हमने एक्सपेंस नहीं बनाई थी, कौन कौन सी अमाउंट, ये बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में जो हमने डिसअलाउ कर दी थी, डिडक्शंस नॉट अलाउड। तो यहाँ पे देखें हमने प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज कमीशन, सैलरी, रेम्युनरेशन, ये वो सारी अमाउंट्स हैं जो ये पार्टनर्स पहले ले चुके थे और ये एक्सपेंस नहीं बने थे। तो पहले तो इन्हीं अमाउंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि जो सैलरी ली थी, जो कमीशन लिया था, जो टेलीफोन बिल पे किया था, इन अमाउंट्स को लिखेंगे और देखेंगे कि ये इस शेयर को वायलेट करते हुए कितने पैसे ले चुके हैं। 85,000 ये ले चुका है, 10,000 ये ले चुका है, 95,000 तो ये ऑलरेडी ले चुके हैं इस तरह से। तो मैं अब इस फिगर में से ये 95,000 माइनस करूंगा और जो बाकी बचेगा इसके ऊपर 60-40 की रेशियो अप्लाई करके ये डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। उसके बाद इन फिगर्स को हम जमा कर लेंगे, विल ऐड देम, और ये वो शेयर है जो रेट पर्पजेस के लिए मैंने अब पार्टनर्स की इनकम में जमा करना है। सो 312,835 और 161,890, ये वो शेयर बन गया यहाँ पे जो हमने वर्कआउट करना था। ठीक है, अब पार्टनर ए का जो टैक्स है वो वर्कआउट करते हैं। वो टैक्स लाइबिलिटी हमारे से पूछी हुई है। पार्टनर ए की जो इनकम की डिटेल्स हैं सवाल में वो देखनी पड़ेगी। मिस्टर ए के मुतालिक सिर्फ एक ही बात बताई हुई है, मिस्टर ए क्लेम प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्सपेंसेस ऑफ 56,000 इंक्लूडिंग एक्चुअल रिपेयर एक्सपेंस ऑफ 16,000। नाउ मिस्टर ए की और कोई इनकम हमें सवाल में नजर नहीं आती सिवाय उसकी जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सवाल में दी हुई है और वो वही प्रॉपर्टी इनकम है जो उसने ये जो बिजनेस प्रेमिसेस का रेंट वसूल किया था, वो जो है इसकी इनकम है। तो 2,40,000 ये गिवन फिगर है, सवाल में ही बताई हुई थी। 2,40,000 की फिगर जो पार्टनर को रेंट के तौर पे दी गई, रेंट ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस टू पार्टनर है 2,40,000। सो इसमें से जो प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में एक्सपेंसेस हमें जो माइनस करने की इजाज़त है वो हम माइनस कर देंगे। सो एक्सपेंसेस की डिटेल में सबसे पहला एक्सपेंस आता है बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस। बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस चाहे आपको सवाल में कोई एक्सपेंस बताया हुआ हो या ना बताया हुआ हो, आपने जो प्रॉपर्टी का हेड ऑफ इनकम है उसमें ये एक्सपेंस लाजमी, अगर वो प्रॉपर्टी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस 1/5 ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स, ये आपने फॉरन माइनस कर देना है और एक्चुअल एक्सपेंस को इग्नोर कर देना है। सो बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस ये हम 1/5 कैलकुलेट करेंगे 2,40,000 की फिगर का। ठीक है, तो ये 48,000 हो गया। अब हमारे पास जो एक्सपेंस सवाल में बताए हुए इसके अलावा मिस्टर ए ने जो एक्सपेंसेस किए हैं वो हमें सवाल में बताए हुए वो कितने, वो 56,000 है, लेकिन इसमें 16,000 रिपेयर भी शामिल है। तो 16,000 को तो मैंने कंसिडर नहीं करना, तो 56,000 में से मैं 16,000 को माइनस कर देता हूँ तो ये 40,000 रह जाएगा। और 40,000 से मुतल्लिक कोई वायलेशन चूंकि नहीं बताएगी तो इसलिए हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये ठीक एक्सपेंस है। तो ये टैक्सेबल इनकम बन गई। अब टैक्सेबल इनकम जब आप वर्कआउट कर लेते हैं तो फिर इसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करना है, लेकिन जब पार्टनर एओपी से शेयर ले रहा हो तो वो इनकम में शामिल होता है रेट पर्पजेस के लिए। तो अब आप देखें इसका जो मिस्टर ए का जो शेयर था वो था 312,835। तो 312,835 मिस्टर ए की ये जो टैक्सेबल इनकम आपने वर्कआउट की 1,52,000, इसमें 312,835 जमा करें तो रेट पर्पजेस के लिए एक आपने टैक्सेबल इनकम वर्कआउट कर ली। इसके ऊपर सेकंड स्लैब अप्लाई होता है और उससे एक टैक्स बनता है और फिर आप एवरेज रेट वर्कआउट करेंगे
इस फिगर को यानी 3242 को डिवाइड करेंगे इस फिगर के साथ, यानी कि 464835, और ये एक एवरेज रेट वर्कआउट हो जाएगा। ये एवरेज रेट फिर इस्तेमाल होगा एक्चुअल, ये उसकी एक्चुअल जो टैक्सेबल इनकम है इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये उसकी टैक्स लायबिलिटी 1060 वर्कआउट हो जाएगी। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 66। अगर आपका इस पे कुछ सवाल हो तो फिर वो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।